जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं आकाश वर्मा। आज हम लोग संविधान को पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। और आप अच्छे से जानते हैं कि संविधान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं कि केवल जो स्टूडेंट हैं केवल उन्हीं को पढ़ना ये इसको अनिवार्य है। ध्यान रखना, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में रह रहा है उस व्यक्ति को संविधान के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। लेकिन हम लोग तो अपना बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग संविधान के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किस प्रकार से हम लोग कवर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, संविधान को आप अपने जीवन स्तर से संबंध मान के चलना, क्योंकि ये आपका जीवन से रिलेटेड है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो संविधान, पहले बात ये की जाए कि जो संविधान है वो कौन कौन से एग्जाम में, सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके संविधान के ही आते हैं। हम बात करें लेखपाल या यूपीएसआई, पीसीएस, आईएएस, लेखपाल, आरओ, एआरओ, है ना। मतलब ज्यादातर जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में आपका संविधान देखने को अक्सर मिल जाता है और मिलता है, निश्चित है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं संविधान। तो संविधान की बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहां से स्टार्ट होता है, तो हम लोग शुरू से लेकर बिल्कुल एंड तक स्टार्ट करते रहेंगे और आप नोट्स अच्छे से बनाते जाइए और यही नोट्स आपके प्रत्येक एग्जाम में आपके काम आएंगे। दोस्तों देखिए, संविधान, मैं संविधान की बात करूं तो आपका 1600 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनियां जब भारत में आई तो यहां पर क्या हुआ, उन्होंने महारानी एलिजाबेथ से एक आदेश लिया, एक फरमान लिया कि हम भारत में व्यापार करने जा रहे हैं और हम लोग कब तक व्यापार कर सकते हैं। तो यहाँ से उन्होंने परमिशन ली महारानी से और भारत में कंपनियां बनाना स्टार्ट कर दी और उन्होंने धीमे धीमे बहुत सारी कंपनियां बना ली और लगभग आधे से ज़्यादा भारत को अधिकार में ले लिया। आप अच्छे से जानते हैं, जिस चीज़ को हम अपने अधिकार में ले लेते हैं वहाँ हम अपने हिसाब से शासन चलाना चाहते हैं। तो बस यही हुआ कि एक डेट है जिसका नाम याद रखेंगे, 1773 से 1858। दूसरा 1858 से 1947, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ। मतलब दो पार्ट में हम लोग संविधान को विभाजित करेंगे। पहला 1773 से 1858 तक, जहां पर आप जानते हो कि मंगल पांडे, है ना, काफी लोगों द्वारा यहां पर क्रांतियां हुई और इस क्रांति में क्या हुआ, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और सीधे के सीधे क्राउन मतलब ब्रिटिश सरकार का शासन यहां पे भारत में ला दिया गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये क्यों लाया गया? ये इसलिए लाया गया कि जब कंपनी यहां पर अपना व्यापार कर रही थी उस समय प्रशासन कंपनी पर और नियंत्रण करने के लिए कंपनी पर यहां पर ब्रिटिश सरकार को कुछ लोगों को भेजना पड़ा। तो इस कंपनी पर प्रशासन करने के लिए क्या हुआ कि एक एक्ट बनाया गया जिसे कहा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसमें क्या हुआ मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं और आप इसको आराम से लिखते जाएंगे। दोस्तों यहां पर क्या होता है कि आपके भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी, 3, बंबई, मद्रास और कोलकाता। बंबई, मद्रास और कोलकाता। बंबई मतलब यहां, मद्रास मतलब यहां और कोलकाता मतलब यहां। तो आपकी 3 प्रेसिडेंसियां हैं, बंबई, मद्रास, कोलकाता। यहां पर कंपनी का शासन चल रहा था। इस पर नियंत्रण और प्रशासन करने के लिए, मतलब नियंत्रण मतलब कंट्रोल करने के लिए कि किस प्रकार से कंपनी शासन कर रही है, किस प्रकार से कंपनी यहां पर व्यापार कर रही है, टैक्स भेज रही है या नहीं भेज रही, उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया, है ना। अब यहां पर क्या होगा कि ये 3 प्रेसिडेंसियां थी, इन प्रेसिडेंसियों में एक व्यक्ति को गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया।
मतलब ये कोलकाता में जो जनरल होता था, या कह सकते हैं बंगाल में जो जनरल होता था उसको बना दिया गवर्नर जनरल। मतलब वैसे तीनों प्रेसिडेंसी में अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। मतलब यहां का गवर्नर मद्रास को संभालेगा, यहां का गवर्नर कोलकाता को संभालेगा, कोलकाता वाली कंपनी को, और यहां का गवर्नर बंबई को संभालेगा। लेकिन कंपनी ने, जो ब्रिटिश शासन था वहां से एक ऑर्डर आया, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके द्वारा क्या हुआ कि कलकत्ता में एक व्यक्ति को गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल। अब यहां पर क्या हुआ कि कलकत्ता का, या कह सकते हैं बंगाल का, एक गवर्नर जनरल होगा जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। तो कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अब वारेन हेस्टिंग्स के लिए क्या कर दिया गया कि 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई, इसे हम कह सकते हैं काउंसिल। एक काउंसिल बनाई गई, परिषद बनाई गई। अब ये परिषद क्या करेंगे, इसमें 4 सदस्य थे अलग से, 4 सदस्य, और आपका वारेन हेस्टिंग्स इसी का सदस्य हुआ करता था। मतलब ये यदि गवर्नर को सहायता की आवश्यकता पड़े, मतलब गवर्नर इन्हीं चारों के हिसाब से कंपनी पर शासन करेगा, कंपनी पर नियंत्रण करेगा, इन्हीं चारों के हिसाब से। और हुआ ये कि जब बंगाल का एक गवर्नर जनरल हो गया, यहां पर गवर्नर हैं, यहां पर गवर्नर हैं, तो ये दोनों जो प्रेसिडेंसियां थी मद्रास और बंबई की, वो सीधे अधीन कर दी गई कलकत्ता के, कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी का पूरा नियंत्रण होगा मद्रास और बंबई पर। पॉइंट क्लियर। यहां दोस्तों आगे बात की जाए तो 1773 के बाद एक सन आती है 1774। लिखते जाइएगा साथ के साथ, मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूं। 1773 के बाद 1774 में एक कलकत्ता में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने के बाद हुआ क्या कि इसमें एक जज था और 3 अन्य जज थे। एक जज और 3 अन्य जज, मतलब कुल मिलाकर 4 जज हो गए, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। अब ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसलिए हो गई कि जो कंपनी के व्यक्ति थे वो क्या कर रहे थे, वसूली कर रहे थे, कम टैक्स नहीं चुका रहे थे। अब यहां से क्या होगा कि कोई भी व्यापारी टैक्स चुकाएगा, प्रत्येक व्यक्ति, और वो हेराफेरी नहीं करेगा, किसी भी भारतीय को नहीं लूट पाएगा, है ना। तो यहां से जो उल्टे सीधे धंधे चल रहे थे, जो कारोबार चल रहे थे, वो सभी के सभी कंट्रोल आ गए। इसीलिए यहां पर बनाया गया क्या, सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों 2 पॉइंट याद रखेंगे। पहला, बंगाल या कलकत्ता का एक गवर्नर जनरल बनाया गया, इसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, और इसी के अधीन दोनों प्रेसिडेंसियां काम करने लगी। दूसरा, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक जज और 3 अन्य न्यायाधीश थे। दोस्तों नेक्स्ट, पहला एक्ट हो गया 1773। साथ के साथ आप लिखते जाइए, हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन आज पहली क्लास है, अच्छे से आप नोट्स में आइए। चलिए दोस्तों, 1773 के बाद नंबर दूसरा आता है 1781 का संशोधन अधिनियम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संशोधन अधिनियम। अभी ये बहुत जरूरी था, वो किस प्रकार से, वो देखिए। इसमें बहुत सारी चीजें हुई। पहला तो ये, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। एक्ट ऑफ, पहला तो क्वेश्चन आपका यही आ सकता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा जाता है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को कहा जाता है, या फिर इसको कह सकते हैं बंदोबस्त कानून। बंदोबस्त कानून। अब ये बंदोबस्त कानून क्या था वो आप समझिए। हुआ ये 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो ये निश्चित नहीं था कि उसमें जितने भी रूल नियम हो बिल्कुल सही प्रकार से हो। मान के चलो हम अचानक ही कोई व्यवस्था लागू कर देते हैं अचानक, तो उसमें बहुत सारे रूल नियम कानून, बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं बाद में। तो बस यही हुआ कि 1773 के जो नियम थे उनमें जो बदलाव करना पड़ा, उसको हमने कहा 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसे कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर बंदोबस्त कानून। अब इस सेटलमेंट में इसकी जो कमियां थी, इसकी कमियों को दूर किया गया। कमियों को
दूर किया गया। तीसरा, इसमें हुआ क्या था कि जो गवर्नर जनरल था, है ना, इसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वारेन हेस्टिंग्स को, वो सभी के सभी सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करने लगे थे। गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट के अधीन, जो परिषद बनाई गई 4 सदस्यों की, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन, मतलब सभी के सभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही चलेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल और जो परिषद थी, इसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया। बाहर मतलब कि आप हमारे अधिकार में नहीं आते, आप अपने अनुसार शासन और प्रशासन कर सकते हो, ठीक है ना, हम आपसे रोक टोक नहीं कर सकते। तो ये स्वतंत्र हो गए सुप्रीम कोर्ट से। दोस्तों, दूसरा ये किया गया, जो कलकत्ता थी, कलकत्ता, तो कलकत्ता के सभी नागरिक, केवल कलकत्ता की बात कर रहा हूं मैं, सभी नागरिक सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिए गए। कलकत्ता के जितने भी नागरिक होंगे सभी के सभी क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो जाएंगे। आगे बात की जाए तो हिंदू को, जितने भी हिंदू थे उनको हिंदुओं के हिसाब से, और जितने भी मुस्लिम होंगे उनको मुस्लिमों के हिसाब से जो कानून बनाए गए हैं स्टार्टिंग में, बहुत पहले बन चुके हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग सजा का प्रावधान दिया जाएगा, उन्हीं के अनुसार आपको सजा मिलेगी। मतलब हिंदुओं को हिंदुओं के हिसाब से और मुस्लिम को मुस्लिम के हिसाब से सजा दी जाएगी। तो इस प्रकार से 1781 का ये अधिनियम आपका लागू हुआ, और इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, दोस्तों 1781 की बात क्या होता है, 1784 आता है, जिसमें हमने कहा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या था 1784? कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784। दोस्तों यहां बात की जाए तो यहां क्या होता है, पहली चीज तो ये कि यहां पर प्रशासन को अलग कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। मतलब ये जो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक मामले हैं उन सभी को अलग कर दिया जाएगा। कंपनी अकेले राजनीतिक और वाणिज्यिक मामलों को संभाल रही है, मतलब कि राजनीति भी कर रही है, मतलब लोगों को प्रशासन भी कर रही है और अपना व्यापार भी कर रही है ना। अब एक व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा काम लाद दिया जाए, बोझ दे दिया जाए उसके ऊपर, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है ना। तो इसमें यही किया गया, जो कंपनी का राजनीतिक और व्यापारिक जो मामला था उनको अलग अलग किया गया, और इसके लिए 2 समिति बनाई गई, 2 कमेटी बनाई गई। पहला था बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल, दूसरा था आपका नियंत्रक बोर्ड। पहला था आपका नियंत्रक बोर्ड और दूसरा था आपका निदेशक मंडल। अब हुआ क्या कि ये 2 समितियां बनाई गई, और इस समिति में पहली समिति थी नियंत्रक बोर्ड, ये केवल और केवल राजनीतिक मामले ही देखेगी, केवल और केवल राजनीतिक मामले। कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। दूसरा निदेशक मंडल, ये केवल और केवल वाणिज्यिक मामले देखेगा, वाणिज्यिक मामले। तो राजनीतिक मामले कौन देखेगा? नियंत्रक बोर्ड। और व्यापारिक, जो व्यापार करने वाले जितने भी मामले हैं उनको कौन देखेगा? वो आपका निदेशक मंडल देखेगा। इस प्रकार से क्या हुआ, अब 2 प्रकार का शासन हो रहा है भारत के अंदर, 2 प्रकार का शासन हो रहा है, तो इसे ही कहा गया द्वैध शासन। तो पूछा भी जाता है कि कब द्वैध शासन आपका स्टार्ट हुआ, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन आपका स्टार्ट हुआ। पॉइंट क्लियर दोस्तों? आगे बात करेंगे हम लोग 1700, चलिए मिटा देते हैं इसको, जगह कम है। नेक्स्ट बात की जाए तो 84 के बाद 1786 अधिनियम। तो जो 1786 का अधिनियम था, इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव आया। अब क्या बदलाव आया, जो भी गवर्नर जनरल धीमे धीमे बनाए जा रहे थे, उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस।
दोस्तों जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसमें क्या होता है कि वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चतुर था, बहुत ही क्लेवर था। अब इतना खतरनाक व्यक्ति था, इसने ये काबिल भी था, योग्य भी था, अब उनको बनाना इसकी मजबूरी थी। अब इसमें क्या होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस एक शर्त रखता है। अब शर्त क्या होती है कि जो परिषद थी, आपको पता होगा काउंसिल जिसमें 4 सदस्य थे, तो परिषद की बात को बिल्कुल नहीं मानेगा, मतलब तानाशाह करेगा, तानाशाही करेगा, है ना। तो परिषद की बात को नहीं मानेगा। दूसरा इसको सेना का सेनापति बनाया जाए, सेना का सेनापति बनाया जाए, मतलब कमांडर इन चीफ। मतलब ये सेना की शक्ति इसके हाथ में, परिषद की बात मानेगा नहीं, खुद ही राजा की जिंदगी जिएगा। तो सोचो एक व्यक्ति जो जिसके ऊपर कोई किसी का भी कंट्रोल ना हो तो वो अपनी मनमानी ही करेगा। तो यहां से भारत धीमे धीमे और दबता गया और ब्रिटिश शासन यहां पे और ही ज्यादा प्रभावित होता गया। दोस्तों जो 86 का अधिनियम है उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या बना, गवर्नर जनरल बनाया गया। पॉइंट क्लियर। दोस्तों आगे बात की जाए तो 1793 का अधिनियम। अब 1793 का जो अधिनियम था वो क्या कह रहा है, इसके अनुसार क्या होता है कि जितने भी अब गवर्नर जनरल आएंगे वो सभी के सभी कौन होंगे, वो अपने आप में स्वयं स्वतंत्र होंगे, बिल्कुल राजा होंगे, तानाशाही होंगे। किस प्रकार से, वो ना तो परिषद की बात मानेंगे, क्योंकि भाई निश्चित सी बात है आपसे पहले जो व्यक्ति आया है उसने वो काम नहीं माना है, स्वीकार किया है, तो निश्चित रूप से आप उसको नहीं मानोगे, तो आपको भी सेनापति बनाया जाएगा, आप इसकी बात नहीं मानेंगे, है ना। अब यही हुआ कि इन्होंने जो आगे गवर्नर जनरल हैं उन्होंने इनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। अब यहां पर क्या होता है कि जब ये इन लोगों की बातों को मानने से इनकार कर देते हैं और इनको शक्तियां मिल जाती हैं तो इनको पूर्ण शक्ति मिल गई, है ना। अब जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियां थी एक तरह से बिल्कुल कठपुतली थी, केवल कलकत्ता में जो गवर्नर जनरल था उसी का शासन अच्छे से इन पर दबाव चल रहा था। अब दोस्तों यहां पर इन्होंने क्या काम किया, सबसे पहला काम इन्होंने ये कर दिया कि जो आपने देखा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपने देखा था अभी बनाया गया, वो क्या कर रहा था, वो आपके राजनीतिक मामले देख रहा था, है ना। 1784 के अकॉर्डिंग, पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया वो राजनीतिक मामले देख रहा था। अभी इसमें जितने भी कर्मचारी होंगे सभी को भारत के भू राजस्व या कह सकते हैं भारत की जो भी तनख्वाह आएगी भारत के अंदर उसी में से पेमेंट दी जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। किसके लिए, इन अंग्रेजों के लिए, इन ब्रिटिश के लिए, कि आपको अपने देश से सैलरी नहीं देनी पड़ रही कर्मचारियों की, केवल यहीं कमाओ और यहीं से लोगों की सैलरी बांट दो, तो वहां का तो सारा सेव हो रहा है, सब बच रहा है ना। हम अपने देश से किसी दूसरे देश में सेवा करने जाते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय हैं और कहीं दूसरे देश में भेजे जाते हैं, है ना, तो हमें यहाँ की जो सरकार है वो सैलरी देती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि सरकार जो सैलरी है वो वहां से नहीं भेजेगी, यहीं के यहीं आपको सैलरी दी जाएगी। और ये काम कौन करवा रहा है, आपका गवर्नर जनरल। तो आपका 1793 में यही हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी कर्मचारियों को भारत के राजस्व के द्वारा ही सैलरी का भुगतान किया जाएगा। (1813) का चार्टर एक्ट। दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट की बात की जाए तो 93 के बाद आपका 1813 आता है चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ कि कंपनी जो शासन कर रही थी, जो भी कंपनी व्यापार कर रही थी, तो यहां पर कंपनी का व्यापार छीन लिया गया। कंपनी का व्यापार समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने से मतलब ये नहीं कि उसको बंद कर दिया गया, मतलब ये कि उसका जो एकाधिकार था, है ना, केवल कंपनी, एक व्यक्ति ही आप कंपनी डाल दी और केवल वही आप कंपनी चलाएगा, दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर सकता, केवल कंपनी के अंदर ही काम करेगा, है ना, उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब ये जितने भी ब्रिटिश व्यक्ति यहां भारत में आए हुए हैं वो प्रत्येक यहां पर अपना अपना व्यापार कर सकता है, अपना अपना व्यापार
कर सकता है, मतलब सभी को समान व्यापार करने का अधिकार मिल गया, कंपनी से एक अधिकार छीन लिया गया। लेकिन क्वेश्चन ये आया हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, केवल और केवल चीन के साथ और चाय के साथ जो व्यापार था, चीन, समझ गए ना, तो चीन के साथ व्यापार करना होगा या फिर जहां कहीं आपका चाय के साथ व्यापार किया जाएगा वो केवल और केवल कंपनी ही कर सकती है और दूसरा व्यक्ति इसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या होता है कि ईसाई मिशनरियों को लाया जाता है, ईसाई मिशनरी। अब ये ईसाई मिशनरियां क्या थी? ईसाई मिशनरी का मतलब ये होता है कि वहां से कुछ संत लोग लाए गए, जैसे अपने होता है ना, इंडिया में होते हैं बाबा, संत, गुरु वगैरह जो होते हैं, है ना, ये शिक्षा देते हैं, ये धर्म की उपदेश देते हैं, है ना, रामायण गीता पढ़ाते हैं। इसी प्रकार से क्या हुआ कि वहां से ईसाई मिशनरियां भेजी गई, मतलब यहां पे एक आंदोलन छेड़ा गया कि सभी व्यक्तियों को ईसाई धर्म पढ़ाइए, उनको हिंदू से ईसाई में बदलिए। तो इस प्रकार से ये अपने धर्म का प्रचार कर रही हैं, प्रसार कर रही हैं और हर एक व्यक्ति को गिनती करके आपका ईसाई में परिवर्तित कर रही हैं। तो धीमे धीमे सभी लोग ईसाई धर्म अपनाने लगे यहां पर और बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता रहा। नेक्स्ट, दोस्तों आगे बात की जाए तो आगे आपका 1833 का चार्टर एक्ट है और 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या कहना चाहता है वो और किस प्रकार से काम किया जाता है। दोस्तों अभी आपने क्या देखा था कि हम लोग जब भारत की बात कर रहे थे तो 3 प्रेसिडेंसियां थी, है ना, 3 प्रेसिडेंसियां थी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। यहां पर आपका गवर्नर जनरल बनाया गया और यहां पर जो गवर्नर जनरल था वो यहां और यहां शासन कर रहा था, है ना। अभी क्या होगा, अभी पूरे पूरे के पूरे भारत का केवल और केवल एक गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। अभी तक केवल कंपनी का था, अभी यहां पर एक पॉइंट ला दिया गया, इसका नाम था भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत का केवल एक गवर्नर जनरल होगा और उसके अधीन ये तीनों ही प्रेसिडेंसियां काम करेंगी और वो व्यक्ति है लॉर्ड विलियम बेंटिक। पूछा भी गया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, पूछा भी जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट किया गया। तो यहां पर देखेंगे कि जब ये लॉर्ड विलियम बेंटिक यहां पर ये गवर्नर जनरल बन गया भारत का, अब इसके अधीन ये शक्तियां आ गई हैं। अब बंबई और मद्रास की जो शक्तियां थी, विधायी शक्तियां, विधायी, यहां पर बहुत बार संविधान में आपको एक शब्द मिलेगा विधायी, तो ध्यान रखना, विधायी का मतलब विधि और विधि का मतलब कानून, कानून बनाने की शक्ति, है ना, हमारे यहां आए दिन कानून बनते हैं। तो जो कानून बनाने की शक्ति थी वो आपकी इन दोनों प्रेसिडेंसियों से छीन ली गई और वो सीधे के सीधे किसको दे दी गई, भारत के गवर्नर जनरल को, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक को विधायी शक्तियां दे दी गई कि आप ही कानून बना सकते हो और किसी को कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। दोस्तों इसी 1833 के चार्टर एक्ट में एक अधिनियम निकाला गया जिसका नाम था सिविल सेवा। सिविल सेवा, तो सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता, कंपटीशन कराने का यहां पर निर्णय लिया गया। स्टार्ट नहीं हुई, निर्णय लिया गया, योजना बनाई गई, लेकिन इस योजना बनी तो, लेकिन यहां पर जो एक था निदेशक मंडल, मैंने आपको बताया था निदेशक मंडल ये आपके वाणिज्यिक मामले संभाल रहा था। अब ये जो निदेशक मंडल है ये क्या करेगा, इस योजना को फेल कर देगा। वो कहेगा कि यदि आप सिविल सेवा कराओगे, कोई भी भारतीय अच्छे ओहदे पर पहुंच गया, अच्छे पद पर पहुंच गया, तो वो आपका नुकसान करेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यहां पर सिविल सेवा को रोक दिया गया कि कोई भी सिविल सेवा नहीं कराई जाएगी। दोस्तों आगे नेक्स्ट बात करेंगे। तैतीस के बाद 1854 का अधिनियम, दोस्तों या फिर 1833 का
चार्टर एक्ट। अब 1833 के जो चार्टर एक्ट है, सॉरी 33 नहीं है, 54 है, 33 अभी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं हम लोग। तो 1854 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या होता है कि यहां पर सबसे पहले तो ये हुआ, सॉरी एक मिनट, 1853 है दोस्तों, 54 नहीं है, 53। ओके, अब 1853 में क्या हुआ कि यहां पर एक समिति बनाई गई, और जो समिति बनाई गई उस समिति को 1854 में बनाया गया, और इस समिति का जो अध्यक्ष था वो था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के द्वारा एक समिति बनाई गई और इस समिति का नाम रखा गया सिविल सेवा, है ना। मतलब सिविल सेवा ओपन करने के लिए, मतलब खुली प्रतियोगिता करने के लिए, यहां पर मतलब आईएएस पीसीएस के जो एग्जाम है उनके लिए एक समिति बनाई गई और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले के द्वारा इस सिविल सेवा को खोल दिया गया और प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में रह रहा है वो प्रत्येक व्यक्ति सिविल सेवा का एग्जाम दे सकेगा। तो इस प्रकार से यहां पर सिविल सेवा को कह सकते हैं एक खुली रास्ता मिल गई प्रत्येक भारतीय को अच्छे पद पर जाने के लिए, और बहुत सारे भारतीय अच्छे पद पर गए, जिसमें आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर भी आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। ओके, नेक्स्ट बात की जाए तो दोस्तों अब ये 1853 में जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा एक समिति जो बन चुकी है, अब इसी में क्या होता है 1853 के बाद 54। अब आपको पता होगा 1857 में क्या हुआ। 1857 में आप जानते हो कि मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर छावनी आपका जो जगह है वहां पर मंगल पांडे ने आपकी फायरिंग की थी, है ना, गोली चलाई थी। अब उसमें क्या हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ, और इस सिपाही विद्रोह के द्वारा मेरठ के सभी जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह ने क्या किया, एक क्रांति ला दी। और इस क्रांति में बहुत नुकसान भी हुआ। एक तरह से लहर अच्छी थी, लेकिन हमारे यहाँ सुविधाओं की कमी होने के कारण हम इस क्रांति को हार गए। कह सकते हैं कि इस क्रांति को दबा दिया गया, है ना। बहुत सारे लोग शहीद हुए इसमें। और हुआ यह कि जब कंपनी ने इस क्रांति को दबा दिया, 1857 की क्रांति को, हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसको हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो यहां पर 1857 में जब इस क्रांति को दबा दिया गया, तो उसके बाद 1858 में क्या किया कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का जो शासन था वो बिल्कुल 57 से समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि आप यहां शासन नहीं कर पा रहे हैं। समझ गया ना। आप किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए भेजो और वो एक उस काम में विफल हो जाए, फेल हो जाए, तो आप उसको कभी दोबारा नहीं भेजोगे। आप कहोगे यार ये तो मेरे नुकसान कर देगा। तो यही हुआ कि वहां की सरकार समझ गई कि ये लोग नुकसान कर देंगे, ये लोग शासन नहीं कर सकते। तो बस 1858 में अब यहां से आपके गवर्नर जनरल आपके जो हैं बदल जाएंगे वायसराय में, और वायसराय यहां पर आकर प्रशासन करेंगे। वहां से सीधे के सीधे ब्रिटिश से भारत में आपके वायसराय भेजे जाएंगे, बनाए जाएंगे, और शासन चलेगा सीधा का सीधा। मतलब सीधा कंपनी जो महारानी होगी या जो कुछ कोई भी होगा वहां, वो सीधा यहीं पे आपका भारत में शासन करेगा। दोस्तों ये था आपका 1773 से 1858 का कंपनी का शासन। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से स्टडी कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को मैं आपको पूरा शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।